हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। लास्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर का ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है। एक्चुअली क्या था कि लास्ट ईयर आपके दो क्वेश्चंस आए थे ब्रांच अकाउंटिंग पर, 18 मार्क्स के ऑप्शन पे थे। ठीक है ना, चॉइस पे थे। तो एक मैं करा चुका हूँ। जो दूसरा चॉइस वाला था वो मैं अभी कराऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। पहले पढ़ते हैं इसको, फिर इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या है। ओके। समर्थ लिमिटेड Delhi invoices goods to its Pune branch at cost plus 25%। ठीक है। तो दोस्तों यहीं से पता लग गया है कि समर्थ लिमिटेड एक कंपनी है दिल्ली में, जो अपने गुड्स को इनवॉइस कर रही है, मतलब भेज रही है पुणे ब्रांच में। तो मतलब दिल्ली में इसका मतलब क्या है, हेड ऑफिस है, और पुणे में इसकी ब्रांच है। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। और इनवॉइस प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, यहाँ दे रखा है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर मेड बाय द हेड ऑफिस। दिस इज यूजुअल लाइन कि जितना भी एक्सपेंस है ब्रांच का वो हेड ऑफिस ही पे कर रहा है। एंड कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज सेंड टू द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को भेजा जाएगा जितना भी कैश कलेक्ट होगा ब्रांच में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। दो अकाउंट बनाने की बात कर रहा है ये, ब्रांच ब्रांच अकाउंट एंड गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो अगर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं, मतलब जो ऑप्शन में था इसके, जो कल डिस्कस करा था मैंने, तो यहाँ पे ये क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, मतलब क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, जब भी स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट बनाने के लिए बोले, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोले, तो समझ जाओ ये स्टॉक एंड डेटर मेथड है, जो मैंने कल डिस्कस करा आप लोगों के सामने। ठीक। पर अगर जब भी ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोले, तो समझ जाइए दिस इज गोइंग टू बी डेटर मेथड। ठीक है, ये डेटर मेथड पे क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि मैं कंसेप्ट पूरा नहीं समझा रहा, क्योंकि उसके लिए अलग क्लास लगेगी। अभी सिर्फ मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ क्लास, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सको, देख सको, और थोड़ा रेडी हो जाओ। ठीक है, क्योंकि कॉपीड क्वेश्चन से आते हैं खासतौर पर ड्यू में, तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो आप लोगों के कोर्स में एक्चुअली है क्या, एक तो डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसकी अकाउंटिंग ये किसके द्वारा की जाती है, हेड ऑफिस के द्वारा। मतलब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में इनके अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, सिंपल। ठीक है। और पूरा कंट्रोल हेड ऑफिस के हाथ में होता है। अब डिपेंडेंट ब्रांच के भी कई सारे मेथड्स होते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ एक डेटर मेथड है, दूसरा स्टॉक एंड डेटर मेथड है, जो कल डिस्कस किया था। ठीक है। बस आपके कोर्स में सिर्फ यही है, और इसमें से चॉइस आएगी, सब कुछ आएगा, यही है। और 18 मार्क्स का आता है। इसका बजट, इसका वेटेज एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, और कंसेप्ट कुछ खास नहीं होता। तो अच्छे से समझिए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। लिमिटेड एडजस्टमेंट्स होती है, लिमिटेड सब कुछ है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, और 18 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सो एकदम रिलैक्स होकर इसको समझिए और करिए। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन डेटर मेथड। अब डेटर मेथड में क्या होता है वो देखते हैं। खैर, वो जब सॉल्यूशन करेंगे वो उसको समझेंगे। अभी हम क्वेश्चन रीड करते हैं आगे का। क्या क्या दे रखा है, ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 1 अप्रैल 2021। ठीक है ना, 1/4/2021 को, 1 अप्रैल 2021 को ब्रांच स्टॉक दे रखा है 40,000। ब्रांच डेटर दे रखा है 1 अप्रैल को 50,000। तो ये ओपनिंग फिगर है। ठीक है, ये भी ओपनिंग फिगर है, ये भी ओपनिंग फिगर है। ब्रांच फर्नीचर दे रखा है सेम डेट पे, ये भी ओपनिंग फिगर है, कितना, 80,000। पैटी कैश दे रखा है ओपनिंग फिगर, ये भी 6,000, ये भी ओपनिंग फिगर है। सैलरी ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, कब, मार्च 21 की, क्योंकि अब अप्रैल 21 का डाटा दे रखा है और मार्च 21 की सैलरी ड्यू है, तो यानी कि ये भी ओपनिंग फिगर है। आई थिंक यहाँ तक का फंडा क्लियर होगा। अब देखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 4 लाख, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 10,000, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच 8,000,
लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये देखो एक नई चीज आई है आप लोगों के लिए। इनवॉइस प्राइस 20,000, कैश सेल्स आई है 140, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आया 180, गुड्स स्पॉइल्ड एट इनवॉइस प्राइस नॉर्मल आया है 8,000, यहाँ भी एक लॉस है। बैड डेप्ट है 2,000। ठीक है, अगला है चेक रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर, हेड ऑफिस ने चेक दिया है, मतलब पैसा दिया है किस किस काम के लिए, सैलरी दी है। आपकी ब्रांच के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी है 8,000 पर मंथ, तो उन्होंने 96,000 दिए हैं। रेंट दिया है 20,000, पेटी कैश दिया है 6,000, इक्विपमेंट दिया 1 लाख, सो टोटल दिया कितना दिया है 2,22,000। अगर इसको टोटल करोगे तो 2,22,000 आएगा। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है और पढ़ते हैं। ब्रांच डेटर्स दे रखे हैं ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस कितना 60,000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2021 है, तो क्लोजिंग फिगर क्या होगी 31 मार्च। ठीक है, ब्रांच स्टॉक दे नहीं रखा, ये निकालना है। डेप्रिसिएशन बता रखा है फर्नीचर इक्विपमेंट में 10%। तो दोस्तों ये सब ये आपका क्वेश्चन है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, चलते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है जो डेटर मेथड होता है, थोड़ा सा बता दूं, उसमें मोटा मोटा एक ब्रांच अकाउंट बनता है। बस याद रखना इस तरीके से। ठीक है, ब्रांच अकाउंट को हम एज अ डेटर ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब हेड ऑफिस की बुक्स में सब कुछ बन रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है तो हेड ऑफिस की बुक्स में ही बन रहा है, सब कुछ हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग होगी। तो हेड ऑफिस के लिए ब्रांच एक डेटर है, एज पर डेटर मेथड। ठीक है, जितना ब्रांच को जाएगा वो सब डेबिट होगा, और जितना ब्रांच से आ रहा है वो सारा क्रेडिट होगा, और अल्टीमेटली जो होगा वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। बस हेड ऑफिस सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, दिमाग में रखना, एक ब्रांच अकाउंट बनाती है डेटर मेथड में, और जो डेबिट होता है वो जितना भी ब्रांच में गया वो डेबिट होगा, और जितना भी ब्रांच से आया वो क्रेडिट होगा। मतलब ब्रांच से हेड ऑफिस में आया वो क्रेडिट होगा, और हेड ऑफिस से ब्रांच में जितना गया वो डेबिट होगा, और कितना बच रहा है वो प्रॉफिट और लॉस में आता है। बस ये फंडा समझ लो, तो इसमें एक ही ब्रांच अकाउंट बनता है, पर हमें एडिशनल अकाउंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जितने भी हम बाकी के अकाउंट्स वो बनाएंगे, जो हेल्प के लिए वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बनाएंगे वो वर्किंग नोट्स में बनेंगे। ठीक है, तो जनरली वो मेमोरेंडम अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, लाइक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट या मेमोरेंडम अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, लाइक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, ठीक है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, जिस जो भी मतलब अकाउंट बनाना है सारे मेमोरेंडम बनते हैं। अब बताया तो मेमोरेंडम क्या मतलब होता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है अनफेयर, मतलब अकाउंट्स की भाषा में समझो, वैसे मेमोरेंडम मतलब ये नहीं होता कि जो अकाउंट फेयर नहीं होगा वो मेमोरेंडम अकाउंट होगा। मतलब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ अपने सॉल्यूशन के लिए होगा। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके हेल्प के लिए, इट्स नॉट पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, मतलब ये फेयर बुक्स का पार्ट नहीं होगा, सीधी सी बात ये है, तभी मैंने इसको अनफेयर बोला। वैसे मेमोरेंडम का मतलब होता है यादगार की, मतलब जस्ट अपनी रेमेम्बरेंस के लिए बना दिया और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये फंडा थोड़ा समझ में आ गया। इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब मैं चैप्टर पूरा करवाऊंगा A to Z, तब देखेंगे। बट अभी समझने के लिए ये समझ लो कि डेटर मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है बुक्स में, वो है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच को हम एज अ डेटा ट्रीट करते हैं, जितना जाएगा डेबिट, जितना आएगा क्रेडिट, और जो बचेगा वो प्रॉफिट या लॉस। और हेल्प के लिए जितना भी नो अकाउंट्स बनेंगे वो वर्किंग नोट्स में बनेंगे, और मेमोरेंडम नाम से बनेंगे। वैसे मेमोरेंडम ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, बट सही प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो बेटर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है वो। तो क्वेश्चन हमें समझ आ गया कि ब्रांच की डेटर मेथड पे है, तो हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है बड़ा सा। ठीक है, तो पहले वो बनाते हैं। कौन सी ब्रांच है, कहाँ की ब्रांच है, लिख देना है यहाँ पे। इट्स पुणे ब्रांच, तो प्रॉपर तरीके से लिखना है यहाँ पे, पुणे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से, और फिर वही लाइन वाइन खींचना जैसा होता ही है नॉर्मली, आप सीखे ही हो।
ठीक है, ये अकाउंट बना दिया। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, ये रुपीज़ है, ये सब है। तो ये आप अपना सजा देना, जैसे भी सजाते हो आप, तो देख लेना आप। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, अब ब्रांच अकाउंट में हमें बेसिकली दे क्या रखा है, पहले वो देखो। ओपनिंग फिगर्स दे रखी है बहुत सारी, ये पूरी ओपनिंग फिगर्स दे रखी है। ब्रांच स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, पेटी कैश ड्यू। मतलब हमने ब्रांच को एज अ डेटर यूज किया कि हमने उससे क्या लेना है, क्या देना है। तो हम ये भी तो दिखाएंगे ना ओपनिंग बैलेंस कितना था उस डेटर का, तो बस एज ओपनिंग बैलेंस हमें सारा पुट करना है वहाँ पे। ठीक है, दोबारा बताया तो, क्योंकि डेटर मेथड के अंदर हमने ब्रांच को एज अ डेटर मान के चल रहे हैं कि वो हमारा डेटर है, जितना हमने दिया और उससे लिया, जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट लॉस है, सिंपल। ठीक, तो अब अब जब आप डेटर अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग बैलेंस भी तो दिखाते हो, टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। तो सेम है, जितना भी ब्रांच के अंदर असेट वगैरह पड़ी है, जितना भी ओपनिंग बैलेंस है, वो सारा हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जाएगा जो जो दे रखा है। क्या क्या दे रखा है पढ़ो। ब्रांच स्टॉक कितना, 40,000, तो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, डेटर्स दे रखे हैं कितने, 50,000, करेक्ट। ब्रांच फर्नीचर दे रखे 80,000, यानी कि ब्रांच में फर्नीचर भी था 80,000 का। पेटी कैश दे रखा है 6,000। सैलरी ड्यू दे रखी है 8,000। सही है ये। सैलरी ड्यू है, मतलब हमारा लाइबिलिटी है ये ब्रांच के लिए। ठीक है, तो नहीं जी, ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट में, क्रेडिट में। बचपन में पढ़े हो तुम सब, क्रेडिट में। तो अभी लगते हैं हाँ, इसको क्रेडिट में डालते हैं। सैलरी ड्यू या आउटस्टैंडिंग व्हाटएवर यू वांट टू राइट, मतलब ये तो एक ही दे रखा है तो उसको बाहर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले हमने ओपनिंग फिगर्स यहाँ पे पुट कर दी। टोटल करते हैं इसका कितना हुआ, 90, 90, 80, 170, 176,000। ठीक है, तो ये हमने डाल दी भैया ओपनिंग फिगर। तो एक काम तो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सारा साल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको भी डालेंगे और फिर क्लोजिंग फिगर भी डालेंगे, फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। बस इस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सारा साल क्या ट्रांजैक्शंस हुई है देखते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर कितना, 4 लाख। जैसे ब्रांच स्टॉक में था वैसे भी यहीं पर ही होगा, यहाँ भी सेम चीज होगी। कितना हेड ऑफिस से कितना जा रहा है, सब डेबिट होगा। तो हेड ऑफिस कितना भेज रहा है जी ब्रांच को, आई थिंक इट्स 4 लाख। ठीक है, हेड्स 4 लाख। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, अब ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रही है, तो यानी कि हेड ऑफिस से ब्रांच से वापस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा क्रेडिट साइड में, 10,000 जाएगा। कितना था, आई थिंक इट्स या 10,000। यहाँ तक फंडा क्लियर। आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, अब ब्रांच के कस्टमर ने ब्रांच को वापस करा है, तो क्या ब्रांच अकाउंट में आएगा, सोचो। ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं हम, ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट क्या मतलब, डेटर अकाउंट बना रहे हैं कि हमने डेटर को कितना दिया, डेटर ने हमें कितना दिया, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना दिया। ब्रांच और ब्रांच के कस्टमर के बीच में क्या चल रहा है, डजेंट मैटर, तो वो हमें यहाँ डालना ही नहीं है। ठीक है, इसका भी यूज है बट ब्रांच अकाउंट में यूज नहीं है इसका।
दूसरा, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड इनवॉइस प्राइस 20,000। अब गुड्स का लॉस हो गया। लॉस भी दो टाइप का होता है, एबनॉर्मल और नॉर्मल। अभी थोड़ा डिस्कस करूंगा उस पर। तो फिलहाल वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, बताता हूँ क्यों थोड़ी देर में। पहले हम जो ब्रांच अकाउंट में आएगा उसको डालते हैं। कैश सेल्स 1,40,000। हाँ, अब जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज सेंड टू हेड ऑफिस। जितना भी ब्रांच अपने कस्टमर से पैसे या कहीं से भी पैसा आता है उसके पास, तो वो सारा का सारा वापस कर देती है हेड ऑफिस को, यानी कि हेड ऑफिस के पास सारा पैसा वापस आ जाता है। तो कैश सेल्स, अब ब्रांच अगर सेल कर रही है, कैश वाली सेल कर रही है, मतलब कैश में पैसा आ रहा है ब्रांच के पास, तो अपने पास तो रखेगी नहीं, क्योंकि लिखा है ऊपर कि कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज सेंड टू हेड ऑफिस, वापस आ जाएगा। तो यानी कि ब्रांच हेड ऑफिस को दे रही है, यानी कि हेड ऑफिस ले रही है पैसा ब्रांच से, तो ब्रांच अकाउंट में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में, 1,40,000 बाय कैश। ब्रैकेट में लिख देना कैश सेल 1,40,000। यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगला है जी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर या डेटर्स, कितना? 1,80,000। अब ब्रांच के डेटर ने भी उनको पैसा दे दिया। पहले तो सेल करके था, अब डेटर ने पैसे दे दिया, यानी क्रेडिट सेल का पैसा दिया है। दो टाइप की सेल होती है, और एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। तो कैश सेल तो इमीडिएटली कैश पेमेंट हो जाती है, तो वो जो ब्रांच ने सेल करी होगी कैश सेल, तो वो सारा पैसा इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे दिया, तो वहाँ क्रेडिट साइड में डाल दिया ब्रांच अकाउंट के। अब सिमिलरली कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जो ब्रांच ने क्रेडिट सेल की होगी डेटर्स को, तो डेटर्स ने कुछ पैसा दे दिया, तो ब्रांच भी अपने पास रखेगी नहीं, सारा का सारा किसको देगी? हेड ऑफिस को। लिखा भी है ऊपर, कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज सेंड टू द हेड ऑफिस। तो सेम फंडा जैसे ऊपर कैश सेल पे लगा था, यहाँ भी लगेगा। तो ये 1,80,000 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना? रेमिटेड फ्रॉम डेटा, आई थिंक इट्स 1,80,000। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? घबराने का नहीं। गुड्स स्पॉइल्ड एट इनवॉइस प्राइस नॉर्मल 8,000, इसको भी छोड़ दो। जो लॉस हुआ है, स्पॉइल हुआ है, खत्म हो गया गुड्स, कचरूमा निकल गया उसका, उसको भी अभी छोड़ दो। इसकी भी ट्रीटमेंट ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी, ये दिमाग में रख लेना। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हुआ है ब्रांच के डेटर से, मतलब डेटर ने पैसा देना था नहीं दे पाई, तो वो भी ब्रांच अकाउंट से कोई लेना देना इसका है नहीं अभी। हाँ, चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया, ठीक है, हेड ऑफिस ब्रांच को दे रही है पैसा। तो हाँ, बताया था कि हम ब्रांच अकाउंट में क्या करेंगे, ऐसे डेटर मेथड में इसको डेटर यूज करते हैं कि जितना हम दे रहे हैं वो डेबिट में आएगा, तो जितना भी पैसा ब्रांच को दिया जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा, वो सारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर देना। सैलरी 8,000 ना, ये सब कुछ कितना? 2,22,000। ठीक है ना? टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे लिख देना जैसे कि तुम्हारे हो गई सैलरी, ठीक है, इसके बाद हो गया रेंट, पैटी कैश और इक्विपमेंट, पैटी कैश और इक्विपमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना था, 2,22,000। ठीक है, ये फंडा क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं। ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 60,000। तो बताया था ना, जब ओपनिंग आएगा तो क्लोजिंग भी आएगा। ठीक है, तो हम इसको अलग पेज में देख लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा अकाउंट बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ बाय बैलेंस सी डी जितना भी क्लोजिंग फिगर, ओपनिंग फिगर थी तो उनका क्लोजिंग फिगर भी आएगा, तो वही हमने डाले हैं यहाँ पे। तो क्या दे रखा है हमें? ब्रांच डेटर्स कितना? 60,000। अब बताओ, क्या क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ डेटर्स है? ओपनिंग में तो ये चार पांच चीजें थी, स्टॉक भी था, डेटर भी, फर्नीचर भी, पेटी कैश भी, और लाइबिलिटी साइड का भी ओपनिंग बैलेंस था। तो इनके भी क्लोजिंग बैलेंस होने चाहिए, है ना? नहीं होंगे तो खत्म हो जाएगा, मतलब होना चाहिए।
तो वो भी हमें अब निकालने पड़ेंगे। मेन मेन कहानी यहाँ पे ये है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट निकालने के लिए बोला है, तो पहले तो हमें ये निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, निकालने सारे पड़ेंगे, पैटी कैश का भी, फर्नीचर का भी, इसका भी, उसका भी, सबका निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हमें इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं इसमें, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। एक गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बनाना है हेड ऑफिस की बुक्स में, यानी कि फेयर अकाउंट बनाना है। तो इसको भी हम अलग से बनाएंगे। तो इसके अलावा जितने भी अकाउंट बनेंगे सारे कहाँ बनेंगे जी, कहाँ बनेंगे, इसके अलावा जितने भी बनेंगे सारे वर्किंग नोट्स में बनेंगे एज ए मेमोरेंडम अकाउंट। ठीक है, यहाँ मैं छोटा सा बना रहा हूँ, इसको बाद में करेंगे एट द एंड। यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, अब वर्किंग नोट्स में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यानी मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, याद है ना कल वाली क्लास में जब बताया था मैंने जब स्टॉक एंड डेटर मेथड बनाया था उसमें ब्रांच स्टॉक बनाना सिखाया था, वही सेम फंडा यहाँ लगेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ब्रांच स्टॉक मतलब कितना आ रहा है ब्रांच में, कितना स्टॉक बढ़ रहा है डेबिट हो जाएगा, और कितना स्टॉक घट रहा है क्रेडिट हो जाएगा, डेट सेट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ओपनिंग फिगर आएगी सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रांच स्टॉक में, क्योंकि इसकी क्लोजिंग निकालनी है, तो सारा फिर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टॉक की ओपनिंग फिगर कितनी थी यहीं से देख लेते हैं, दैट इज 40,000, है ना। तो मैंने यहाँ डाल दिया यहाँ पे 40,000। ठीक, अब बताओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में और क्या क्या चीजें आएंगी, कल सिखाया था। ब्रांच स्टॉक स्टॉक और किस किस वजह से बढ़ेगा, क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो ओपनिंग फिगर डाल दी 40,000 रुपए की। ठीक है, उसके अलावा गुड सेंड टू ब्रांच, यस 4 लाख, है ना, ब्रांच में स्टॉक गया तो 4 लाख बढ़ेगा, और वापस हुआ है 10,000। ठीक है, तो वहीं डाल देते हैं। हम्म, ठीक है ना, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना है जी, 4 लाख, और वो वाला 10,000। ये 4 लाख है, और जो रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये रिटर्न कितना दे रखा था, 10,000। ये फंडा क्लियर, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट में और क्या क्या चीजें आनी चाहिए। गुड्स एंड टू ये गया, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। सॉरी, तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, अब कस्टमर ने ब्रांच को दे दिया, तो ब्रांच स्टॉक फिर बढ़ गया, तो डेबिट हो जाएगा जी, कितना, 8,000 से, डेबिट ही होगा ना 8,000 से। टू ब्रांच डेटर्स 8,000, है ना, रिटर्न। कंफ्यूज मत हो ना इस रिटर्न और इस रिटर्न को लेके। ये रिटर्न है कि ब्रांच स्टॉक बढ़ गया क्योंकि डेटर ने वापस दे दिया गुड्स, और ये रिटर्न है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस दे दिया, तो ब्रांच स्टॉक से तो कम हो गया ना, इसलिए 10,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। उसके अलावा, यस, अब देखते हैं एक लॉस की बात करते हैं, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड इनवॉइस प्राइस। और एक लॉस यहाँ भी दे रखा है, इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं हाथ के हाथ ही, ताकि खत्म हो जाए इसका लॉस का डिस्कशन एक ही बार में। ठीक है, अभी तो इसमें इतना यूज नहीं है, पर जब आप खुद से ब्रांच के क्वेश्चंस करोगे या डिस्कस करेंगे बाद में पूरा ब्रांच के ऊपर, तो वहाँ पे फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ लॉस की ट्रीटमेंट आपको देखनी पड़ेगी हर जगह, तो वो आपको वहाँ फ़ायदा होगा काफ़ी। तो समझ लो, थोड़ा हल्का सा बताता हूँ। तो लॉस दो टाइप का होता है जी, ये आपको पता ही होगा, नहीं तो पता तो समझ लो। एक होता है नॉर्मल लॉस, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस मतलब जो अनअवॉइडेबल है, जो होना ही होना है, कि स्पॉइल हो गया, कुछ हो गया गुड्स, तो ये होता ही होता है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं तो लॉस होता ही है। और एक होता है एबनॉर्मल, जो अवॉइडेबल है, कि यार
चोरी हो गई या कुछ हो गया, है ना, थेफ्ट हो गया एक्सेट्रा, या फायर लग आग लग गई, कुछ हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है कि ये नहीं हम रोक सकते थे बट ये लॉस हो गया। तो नॉर्मल लॉस जो कि अनअवॉइडेबल है, ठीक है ना, अनअवॉइडेबल है। इस तरीके से ये फंडा समझ में आ गया, दो टाइप के लॉस होते हैं। तो मोटा मोटा ट्रीटमेंट कर लो। अभी तो खैर इस पे अगर स्टॉक एंड डेटा मेथड पे इसकी चर्चा ज़्यादा तरीके से अच्छे से हो सकती है। तो नॉर्मल लॉस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सिर्फ समझ लो फिलहाल। और एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिट में करता है, बस ये दिमाग में रख लो, ठीक है। मतलब दोनों ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हिट करते हैं, दोनों ही इनकम स्टेटमेंट में हिट करेंगे, ठीक है। वो ऊपर वाले ट्रेडिंग अकाउंट में करता है और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करता है। अभी फिलहाल यही समझ लो, ठीक है, इसको समझो और आगे चलते हैं, ठीक। तो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, या तुम नोट कर लेना तो बेटर रहेगा, इसको समझ लेना। अभी इसमें इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, वरना फिर फ्लो टूट जाएगा क्वेश्चन का। जब चैप्टर डिस्कस करेंगे देन डेफिनेटली इस पर बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे। चलो ठीक है। तो अब ये दो लॉस दे रखे हैं, एक दे रखा है गुड्स स्पॉइल्ड एट इनवॉइस प्राइस नॉर्मल 8,000, ये लिखा हुआ है कि नॉर्मल लॉस है, इन्होंने दे रखा है। स्पॉइल हो गया, इनवॉइस प्राइस मतलब जो जितने का गुड्स था, मतलब एज इन वो इनवॉइस प्राइस पे जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था जिस प्राइस पे, उस प्राइस को हम मान के चल रहे हैं, इस पे लॉस हो गया 8,000 का, ठीक है। और लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड इनवॉइस प्राइस ये नहीं दे रखा, तो ये हमारा कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। लिखा भी हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में खराब हो गया, तो ये एबनॉर्मल स्टेट करेंगे, कितना हो गया 20,000। तो ये एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है, ठीक। तो दोनों ही दोनों कहाँ हिट होंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मगर हम ब्रांच अकाउंट में तो नॉर्मल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते नहीं है ना, सिर्फ एक डेटर मेथड में सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, बाकी सारे नोट सारे वर्किंग नोट्स में बनाते हैं। बट हाँ, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में कल बताया था, वहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, तो वहाँ पे इनकी पूरा तरीके से इनको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। खैर अभी उसमें नहीं पढ़ते, अब यहाँ देखते हैं। तो ये दोनों लॉस है। अब ये स्टॉक कम हो रहा है, ठीक है, ये दोनों लॉस है, चाहे वो नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, दोनों ही लॉसेस से स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो हमने अभी बनाया है कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना है 20,000, और नॉर्मल लॉस कितना है 8,000, ठीक है। कोई कम हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा, बाय एबनॉर्मल लॉस 20,000 बाय नॉर्मल लॉस कितना था, 8,000 था ना, हाँ 8,000, ठीक है। जब स्टॉक एंड डेटा मेथड में अगर ये आ जाए तो फिर उसकी एडजस्टमेंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हिट होता है, दिखाते हैं उसको वहाँ पे। खैर अभी सिर्फ हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, तो इसलिए स्टॉक में दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ठीक है, चलो लॉस की ट्रीटमेंट भी हो गई, कैश सेल भी दिखा दिया, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर भी दिखा दिया, ठीक है जी। चलो अब है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट तो स्टॉक अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है, ये तो डेटर और ब्रांच की बात है। चेक रिसीव्ड हो गया, डेटर हो गया, ठीक है। हमने एक ब्रांच डेटर अकाउंट भी बनाते हैं, बताता हूँ क्यों। वर्किंग नोट्स में मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है ना, ये सारे मेमोरेंडम है। इसको भी अच्छे से देख लेना। डेटर का ओपनिंग बैलेंस जैसे कल सिखाया था वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, 50,000। और क्या क्या दे रखा है डेटा से रिलेटेड बातें, क्लोजिंग फिगर दे रखी है कितनी जी, 60,000। तो 60,000 डाल दो जी यहाँ पे, ठीक। और क्या क्या दे रखा है, गुड्स एंड टू ब्रांच का डेटर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का हेड ऑफिस से कोई लेना देना नहीं, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, है ना, कस्टमर ने ब्रांच को वापस दे दिया तो डेटर ने वापस दिया ब्रांच को, तो ये आएगा ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर, कल बताया था ना, ठीक है। तो डेटर मेरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। गुड सेंड कर लो यार, जो मर्जी लिखना है फिलहाल। हाउ मच, सेल रिटर्न कर दो या जो भी है। तो यार मेरे दिमाग में स्किप हो जाती हैं चीज़ें, कितना है जी इसका, 8,000 है ना,
8,000 हर बार आया, बहुत जगह है। ठीक है, और क्या दे रखा है? कैश सेल, क्या कैश सेल आई? नहीं ना, क्योंकि ये तो इमीडिएटली कैश आता था, तो हमें डेटा का तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये यहाँ नहीं आएगी। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, यस। कस्टमर ने कितना पैसा ब्रांच को दिया है अपने डेटर्स ने? 180, क्रेडिट सेल पर। ठीक, लॉस यहाँ नहीं आएगा। बैड डेप्ट, ये आएगा। 2000, चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इससे कोई लेना देना नहीं। ब्रांड डेटा क्लोजिंग बैलेंस, हाँ। अब इसको फिगर निकालो, इसकी बैलेंस की फिगर कितनी होगी? 8,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 50,000। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, एक मिनट, मेरा आ रहा है इसमें। बैड डेप्ट, चलो ठीक है, बैड डेप्ट में डालते हैं। कितना? 2,000। कितना आ जाए यहाँ पे? 2 लाख। ये मेरा क्या होगा? ब्रांड डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स। कितना? ये मेरी बैलेंस फिगर है, 2 लाख। ये हमने क्यों निकाली? क्योंकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अगर याद होगा कल दिखाया था, बताया था मैंने कि स्टॉक कितना कम हो रहा है, वो दिखाते हैं यहाँ पे, है ना? तो बाय ब्रांच डेटर्स, क्योंकि बना रखा है तो इसलिए ब्रांच डेटर लिख दिया। क्रेडिट सेल कितनी है जी? 2 लाख। ठीक है। थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, आप पहले से बड़ा बड़ा अकाउंट बना के रखना ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने डेटर अकाउंट क्यों बनाया? बैलेंस से फिगर निकालने के लिए कि क्रेडिट सेल कितनी है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रखी। ये फंडा क्लियर? अब स्टॉक अकाउंट में और भी कुछ आज बाकी है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा है जो रह गया है ब्रांच स्टॉक अकाउंट नंबर दिखाने के लिए। यस, दिस कैश सेल। ठीक है, सबको तो मैं डाल दिया, एक कैश सेल रह गया। ये भी तो ब्रांच का स्टॉक कम हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में आया। कल बताया भी था मैंने स्टॉक एंड डेट मेथड में। तो बाय कैश सेल। ठीक है, कितनी है यार? 1,40,000 ना। ठीक है, और कुछ रह गया है क्या? चलो देखते हैं जी। डेटर अकाउंट से लेना देना नहीं, चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये भी नहीं आएगा। बैड डेट डेटर अकाउंट में आ गया है, लॉस दिखा दिया। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये डेटर अकाउंट में आ गया। कैश सेल दिखा दी, लॉस दिखा दिया। रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, ये भी दिखा दिया। रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये भी दिखा दिया। सेंड टू ब्रांड, ये भी दिखा दिया। तो अब इसमें और कुछ बचा नहीं दिखाने के लिए। ठीक है जी, तो बताओ जी, क्या बचा, क्या बैलेंस आ रहा है इसका? डेबिट क्रेडिट क्या आ रहा है? आइडियली तो वही डेबिट बैलेंस ही आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम इसकी क्लोजिंग फिगर निकालने के लिए हमने अकाउंट बनाया है। तो देखते हैं जी। 20,000 माइनस 8,000 माइनस 2 लाख माइनस 140, राइट। कितना आ रहा है? 70,000। तो मेरी क्लोजिंग फिगर कितनी आ रही है यहाँ पे? बाय बैलेंस सी डी 70,000, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। यही मुझे चाहिए था। कहाँ चाहिए था?
ये ब्रांच जो पुणे ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं इसके क्लोजिंग साइड में डालने के लिए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना था, 70 70 ही था ना, हाँ। यही एक्चुअली पूछा भी था यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क डाल दिया इन्होंने यहाँ पे, है ना। खैर क्वेश्चन मार्क ना भी डाला होता तब भी हम बनाते ही, क्योंकि क्लोजिंग फिगर तो हमें दिखानी है। ठीक है जी। चलो, अब ओपनिंग बैलेंस में क्या था, फर्नीचर भी था, क्या है, पैटी कैश भी है, सैलरी भी है। तो इनके भी हम छोटे छोटे अकाउंट बना लेते हैं और इनकी क्लोजिंग फिगर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो पहले हम निकालते हैं जी। फर्नीचर भी है, पैटी कैश भी है, ठीक है, सैलरी भी है। पहले फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। वैसे जरूरत नहीं है इसकी बनाने की, बट आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई कोई जरूरत नहीं है इसकी बनाने की। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है जी इसका, यहीं से देख लेते हैं। 80,000, ब्रांच फर्नीचर 80,000 है। 80,000 है। सारा साल कुछ परचेज या सेल करी है इसकी। ब्रांड रेटर है, ब्रांच फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस देखे, पैटी कैश, गुड्स एंड टू, गुड्स रिटर्न, लॉस लॉस लॉस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, बैड डेप्ट, रिसीव, ब्रांड डेटा। नो, सारा साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, बट यहाँ डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे भी और इक्विपमेंट पे भी है। इक्विपमेंट पे आते हैं, पहले फर्नीचर पे देखते हैं कितना है जी, 10% है। ठीक है, तो इसका फर्नीचर का 10% निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। यही जाएगा क्रेडिट साइड में। बचपन में पढ़े थे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और अभी भी पढ़ रहे होगे। 8,000, 80,000 का 10%, 8,000। तो जी मेरी क्लोजिंग फिगर कितनी आ गई, दिस इज 72,000। ठीक है, ये मेरी क्लोजिंग फिगर आ गई। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा कहाँ पे, ब्रांच अकाउंट के अंदर। ब्रांच फर्नीचर अकाउंट कितना, 72,000। ठीक है, ओके। और क्या क्या ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, पैटी कैश 6,000। अब पैटी कैश अकाउंट भी बनाते हैं। ये सारा मेमोरेंडम अकाउंट बन रहा है, दिमाग में रखना। ठीक है। ठीक है जी, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, देखते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस था 6,000। ठीक है, 6,000। अब देखते हैं पैटी कैश रिलेटेड और कुछ चीज दे रखी है क्या एग्जाम में। मुझे लग रहा है कुछ मिस हो गया प्रिंट करने में क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें होना चाहिए। मैं क्वेश्चन निकालता हूँ इसका। यस, सॉरी मिस हो गया, मैं यहीं लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें हो रहा है पैटी, सॉरी, पैटी एक्सपेंसेस incurred by branch, how much, 4,000। ठीक है, पैटी एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रांच, ये मैंने अभी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले नहीं था मतलब। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांच ने सारा साल पैटी एक्सपेंस कितने किए, 4,000। ठीक है, तो खर्चा हुआ है तो यहाँ जाएगा बाय पैटी एक्सपेंस 4,000। ठीक है, और तो कुछ नहीं दे रखा पैटी कैसे रिलेटेड, क्लोजिंग फिगर तो हमें निकालनी है, दे नहीं रखी। ठीक है, हाँ, चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से रिसीव हुआ है कितना, पैटी कैश रिसीव हुआ है 6,000 का, यानी कि पैटी कैश बढ़ गया, हाँ हेड ऑफिस ने दिया है, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक 6,000। तो बताओ जी कितना बैलेंस फिगर है इसका, 12 में से 4 गए, 8,000। तो ये मेरी क्लोजिंग फिगर है, समझ गए बात। तो यहाँ पे कहाँ जाएगी क्लोजिंग फिगर में, यहाँ पे पैटी कैश 8,000। फंडा क्लियर, और कुछ है,
क्लोजिंग फिगर के हिसाब से। हाँ, हेड ऑफिस ने इक्विपमेंट के लिए भी पैसे दिए हैं ब्रांच को सारा साल। क्या इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा था? स्टॉक दे रखा है, डेटा दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, कैश देगा, सेल नहीं, नहीं दे रखा ना। सिंपल। तो यानी कि सारा साल मतलब साल में ये खरीदा है। क्योंकि नीचे डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 10% फर्नीचर इक्विपमेंट। अब सोचो कि डेप्रिसिएशन लगाए ना लगाए, सिंपल एजम्पशन लेके चलना। अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर कि फॉर इक्विपमेंट कब खरीदा है, साल के बीच में, साल के एंड में, तो हम मान के चलते हैं कि ये साल के शुरुआत में खरीदा है, यानी कि 1 अप्रैल को ही खरीद लिया है। ये पूरा साल हमने यूज़ किया तो इसका 10% डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। तो इसका अकाउंट भी बना देते हैं, इक्विपमेंट अकाउंट। कितने का खरीदा था? 1 लाख रुपए का। तो ये बनेगा मेमोरेंडम इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है जी। बैलेंस शीट तो कुछ है नहीं हाँ, मगर टू बैंक है 1 लाख। बाय डेप्रिसिएशन सॉरी, अभी डिस्कस करा कि मान के चलते हैं साल की शुरुआत में खरीदा है तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। सो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो जी मेरी क्लोजिंग फिगर कितनी आ गई जी यहाँ पे? 90,000। ठीक है। तो ये मुझे कहाँ पुट करना है? क्लोजिंग फिगर पे, यहाँ पे 90,000। बस और कुछ नहीं दे रखा। इसका जो टोटल आएगा इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, जो आएगा। कितना है देखते हैं जी। 60,000 प्लस 70,000 प्लस 72,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000। तो ये आ रहा है मेरा 3 लाख। ये मेरा कितना आ गया जी? 3 लाख। ठीक है। तो मेरी अब क्लोजिंग फिगर्स भी निकल गई। गॉट इट। तो ब्रांच अकाउंट जब बनाए थे तो हमने ओपनिंग फिगर भी डाल दी। ठीक है। सारा साल क्या ट्रांजैक्शन हुई है, गुड्स गए हैं, बैंक गया है, वो दिखा दिया। हाँ, एक बाय बैलेंस बड़ी ओपनिंग बैलेंस है लाइबिलिटी साइड का 8,000। तो इसका भी क्लोजिंग फिगर देखते हैं है या नहीं है, निकालते हैं इसको भी। ठीक है ना। मतलब उसका बनाओ ना बनाओ, सैलरी का देखते हैं क्या है आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग फिगर कितनी है? 8,000। इसका तो ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। अब देखो क्वेश्चन में सैलरी से रिलेटेड और कुछ चीज दे रखी है क्या? सॉरी, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज। ठीक है, अब देखो और कुछ दे रखा है सैलरी से रिलेटेड। चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, सैलरी, यस सैलरी भी रिसीव हुई है हेड ऑफिस से। कितनी? 96,000। 8,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक। ओपनिंग बैलेंस कितना था सैलरी का आउटस्टैंडिंग? 8,000। यानी कि पिछले साल का एक्सपेंस एक्रूड हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है, बट पे नहीं किया। 8,000 तो इस बार पे करना पड़ेगा। और किया होगा हेड ऑफिस ने, ये दिमाग में रख लो। ओवरऑल हेड ऑफिस ने कितना दिया है जी? 8,000 पर मंथ के हिसाब से 96,000 दिए हैं। तो ये कितने महीने का हो गया? 12 महीने का। ठीक है ना, पर महीने के हिसाब से है तो 12 मंथ का हो गया ना ये। 12 8 96। तो 12 महीने का हेड ऑफिस ने कहा 96,000 ले लो और बांट दो। ठीक है। तो अब ये बताओ, पुराने साल का जो ओपनिंग बैलेंस था, जो कितना देना था? ये देना था 8,000, जो देना था। तो इन 12 महीने का जो 8,000 पर मंथ के हिसाब से हेड ऑफिस ने दिया है, तो एक 8,000 तो वही वाला ओपनिंग वाला होगा जो पिछले साल का क्लोजिंग था, दे दिया उसका। तो बाकी 11 महीने का दिया।
यानी कि 88,000। इसके देखते हैं क्या फिगर, देखते हैं क्या है, मतलब कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8,000 जो कि देना है। टोटल पेड 96,000, 8,000 12 महीने के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो जो 96 और सारा साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो तो आइडियली कितना हेड ऑफिस को देना चाहिए था वो देखते हैं। शुरुआत का 8,000 देना चाहिए था कैश, कि जो लास्ट ईयर की सैलरी बची 8,000 वो देनी थी, और इस साल की भी 12 महीने के हिसाब से 8,000 की सैलरी बता रखा है, तो 96,000 देना चाहिए था, और दिया भी। पर ये 96,000 जो दिया है ना, इसमें 8,000 पुराने वाला है इसमें, तो यानी कि जो बैलेंस है 88,000, ये सिर्फ 11 महीने का दिया है, यानी कि अप्रैल से फेब तक का दिया है। यानी कि जो मार्च की सैलरी है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया या नहीं आया, दोबारा सुन लो। ओपनिंग बैलेंस है 8,000 जो देना था, और इस साल का कितना बना, 12, 12 8 जा 96, जो इस साल की 8 12 महीने की सैलरी है। तो आइडियली कितना देना चाहिए था हेड ऑफिस ने, 8,000 प्लस 96,000 कितना हो गया, 96,000 प्लस 8,000, इतना देना चाहिए था कैश, 1,04,000। पर दिया ही कितना, 96,000 दिया है, तो यानी अभी भी 8,000 पे देना बाकी था। सैलरी तो इनकर्ड हो गई, एक्रू हो गया, बट अभी पे नहीं हुआ, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग। ये समझाना था मुझे बस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा जी, डेबिट साइड में, टू बैलेंस सी डी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, हाउ मच, 8,000। समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में डाल देना, दोबारा समझा दूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सब कुछ डाल दिया जितना भी दे रखा था, एक एक आइटम देख लिए, सारी मैंने ब्रांच अकाउंट में भी डाल दी और वर्किंग नोट्स भी बना लिए, सब कुछ डाल दिया। क्या ब्रांच अकाउंट को क्लोज कर दूं, पुणे ब्रांच अकाउंट को, कि मैंने इतना दिया ब्रांच को, इतना हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतना दिया, सब डेबिट कर दिया, इतना लिया क्रेडिट कर दिया, मेरा प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, सही होगा? नहीं, क्योंकि सब इनवॉइस प्राइस पे है। ये देखो ना, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, क्लोजिंग स्टॉक भी जो था वो भी इनवॉइस प्राइस पे है ना। एडजस्टेड फिगर दे रखिए, मानता हूँ इसमें सब कुछ, पर प्रॉफिट लॉस तो भैया मेरा सामान से ही निकलेगा ना, कि कितना बेचा कितना खरीदा, तो वो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बस यहाँ पे। कल कल आपको याद होगा, तो जब स्टॉक एंड डेटर मेथड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया था, फिर उसका प्रॉफिट याद है, लोडिंग वोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग करी थी एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्लोजिंग की फिर डेबिट साइड में करी थी, है ना, समझाया था ना। और गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट की भी लोडिंग करी थी, जो सारा साल गया उसकी लोडिंग उतारी फिर चढ़ाई, इस तरीके से वो यहाँ पर भी होगा। पर अलग कोई अकाउंट नहीं बनना, ब्रांच अकाउंट के अंदर ही सब कुछ हो जाता है तो अब देखते हैं ओपनिंग फिगर, सीधा स्टॉक से रिलेटेड चीजें देखते हैं, कितनी है, 40,000, तो इसका लोडिंग है। ठीक है, लोड कितना है, 40,000 क्या है, मेरा इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, वही वाला फंडा आ गया ना। और इनवॉइस प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 25 अब कल समझाया था, अगर 25% मतलब होता है 1/4, अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है, ठीक है ना, अगर 1/4 ऑन कॉस्ट दे रखा है, पर कॉस्ट तो हमें दे नहीं रखी, हमें तो इनवॉइस प्राइस दे रखा है, यानी कि सेल प्राइस दे रखा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा न्यूमिनेटर से, तो कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/5, तो सिंपल है, कितना होगा ये, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 8,000, ये मेरा ओपनिंग का स्टॉक है, लोड किया है। समझ गए, 1/5 से होगा सब कुछ। और गुड्स से रिलेटेड चीजें देखो, हाँ गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, सारा साल कितना किया था, 4 लाख, तो ये भी इनवॉइस प्राइस पे, इसका प्रॉफिट भी अलग से दिखाना पड़ेगा, और वो भी अलग हेड बनता है किस पे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। लॉट कितना है इसका, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये हो गया 80,000। क्लियर, अब
क्रेडिट साइड में देखते हैं। यस, रिटर्न हुआ है 10,000, तो इसका भी निकाल लेते हैं जी। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, कितना है इसका? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, कितना हो गया? 2,000। ठीक है ना। और कुछ कैश सेल का कुछ नहीं होता, रेमिटेंस का कुछ नहीं है, स्टॉक रिजर्व हो गया। हाँ, क्लोजिंग में स्टॉक दे रखा है 70,000, इसका भी उतारना पड़ेगा टू स्टॉक रिजर्व। 1/5 कितना जी? 5 × 5, 5 4 × 20, 14,000, तो मेरा हो जाएगा 14,000। ठीक है। और कुछ बचा? ओपनिंग का मैंने स्टॉक रिजर्व कर दिया, गुड्स एंड टू ब्रांच का स्टॉक रिजर्व कर दिया, और ये रिटर्न का भी मैंने यहाँ कर दिया, रिटर्न का यहाँ कर दिया, इसका यहाँ कर दिया। ठीक है, गुड्स एंड 4 लाख था, इसका भी यहाँ कर दिया, और जो क्लोजिंग था स्टॉक्स आता है, इसका भी मैंने यहाँ कर दिया। तो आई थिंक अब सब कुछ एडजस्टमेंट होगी, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी कर दी। पहले ब्रांच, तो स्टेप बाय स्टेप समझ लो। पहले ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे, सारा सारा जो ट्रांजेक्शन है वो डाल देंगे, फिर प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे, और फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। उसके बाद जय माता दी, खत्म कहानी। ठीक है, तो अब निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेट्स सी कि क्या हुआ है। हम्म, चलो करते हैं। पहले डेबिट साइड देखते हैं। 176,000 प्लस 444 लाख प्लस 222,000 प्लस 2,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000, सो दिए आ रहा है मेरा 8,22,000। इसका जो टोटल आ रहा है डेबिट साइड का, मेरा आ रहा है 8,22,000। ठीक है। ओके, अब क्रेडिट साइड का देखते हैं। टोटल 8,000 प्लस 10,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 8,000 प्लस देन 80,000 प्लस 3 लाख। हाँ, ये आ रहा है। इसका जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7,26,26,000। तो भैया ये तो लॉस आ रहा है, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड छोटी है ना। ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। तो कितना हो गया जी? हाँ, 7,26,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड का आ रहा है 8,22,000। तो मेरा लॉस आ गया जी 96,000। ये मेरा लॉस है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा बना देता हूँ यहाँ पे। डेबिट साइड में आ रहा है ये मेरा लॉस आ रहा है बाय लॉस, हाउ मच? 96,000। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट में ये आ गया, मेरा लॉस आ गया। ठीक है। अब इसने एक चीज और बोली है बनाने के लिए, वो भी बना देते हैं। इसने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब फेयर अकाउंट में क्या बनाना है? गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। तो ये मेमोरेंडम में नहीं बनेगा, इसका बना देते हैं। ठीक है, मैं यही बना देता हूँ, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, देखो अब सारा देखो कहाँ कहाँ गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट है। ब्रांच अकाउंट के अंदर एक तो यहाँ पे है जी 4 लाख, क्योंकि 2 में है तो यहाँ बाय में आ जाएगा, है ना। बाय ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट से आएगा ना 4 लाख, सारा साल जो गया। और कुछ, हाँ रिटर्न हुआ, सॉरी पहले रिटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे आ गया टू ब्रांच अकाउंट, हाउ मच? 8,000।
सॉरी 10,000। ठीक है। और कुछ है कहीं गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट? हाँ ये लोडिंग है। पहले इसकी, पहले जो दिया है उसकी लोडिंग देखते हैं यहाँ पे 80,000। टू ब्रांच अकाउंट है ना, ये लोड 80,000। और और रिटर्न वाले की लोडिंग कितनी है? 2,000। 2,000। ठीक है जी। और कुछ दे रखा है? स्टॉक रिजर्व है, ये है वो है। और कुछ नहीं है। अब देखते हैं इसका बैलेंस फिगर कितना है। इसका तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। ये है 4,02,000। और यहाँ पे 80 प्लस 90 माइनस कर दिया तो ये 3,12,000। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का जो भी बैलेंस फिगर होगी वो परचेज में आएगी। भाई याद रख लेना। बस। तो ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। गुड्स एंड टू ब्रांच भी फेयर में बनेगा, फेयर बुक्स में बनेगा, मतलब पार्ट ऑफ द बुक्स अकाउंट है, इसलिए इसको मेमोरेंडम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मैं हर अकाउंट को लिखवाया था ना मेमोरेंडम, तो ये यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फेयर अकाउंट है। बाकी सारे अकाउंट वर्किंग नोट्स में जाएंगे मेमोरेंडम मेमोरेंडम करके इस तरीके से। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा खिंच गया पर मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी ताकि आप एक ही बार में समझ जाओ। इसके ऊपर जैसे भी क्वेश्चन और दिखेंगे आपको प्रैक्टिस करते रहना और कॉन्फिडेंट हो जाना। प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, आ ही जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।